नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। आज हम कक्षा 6 के अंदर नया टॉपिक पढ़ेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स। पूर्णांक आपका शब्द से ही आपको आभास हो रहा होगा, यानी कि पूर्ण अंक। हम पूर्णांकों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो वीडियोस लगातार आपके लिए बनाई जा रही हैं, यदि आपको पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करते रहिए और अपनों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि वे लोग भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्ण अंक, देखिए हम लोगों ने संख्या रेखा देखी हुई है, बनाई हुई है। हम उसी से समझते हैं सबसे पहले पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए नंबर लाइन, ये आपकी एक नंबर लाइन है। इसमें यहां पर मध्य पर बीचों बीच आपका 0 हुआ करता था। इसके राइट साइड में दाहिनी तरफ आप 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ये लिखते हैं, और बाईं तरफ -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चले जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि जो अंक आपका दाहिनी तरफ पढ़ रहा है वो सदैव आपका बड़ा होता है, और जो बाईं तरफ पढ़ रहा है वो आपका हमेशा छोटा होगा। अगर हम कंपेयर करें, देखिए 5 में और 3 में अगर हम कंपेयर करें, दाहिनी तरफ कौन पढ़ रहा है? 5, तो 5 आपका बड़ा है और 3 आपका छोटा है। ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव नंबर्स में भी अगर आप -1 को और -3 को देखें तो -3 आपका बाईं तरफ पढ़ रहा है, -1 दाहिनी तरफ पढ़ रहा है, तो यहाँ पर -1 बड़ा है और -3 छोटा है। तो ये आपके पूर्णांक इस लाइन के ऊपर लिखे हुए हैं। पूर्ण अंक मतलब जो आपका पूरा हो, जो दशमलव के रूप में या भिन्न के रूप में न लिखा हुआ हो, वो आपका पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ नंबर लाइन पर जो 0 से राइट साइड में है, ये आपके सारे एंड सो ऑन अनंत तक जा रहे हैं। हमें नहीं पता कहां तक है, इसका एंड कहां है, अंत कहां है। ये आपके कहलाते हैं धन पूर्णांक। ठीक। और जो 0 से बाईं तरफ पढ़ रहे हैं, इन्हें आप बोलते हैं ऋण पूर्णांक। इन्हें आप बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और ये आपको कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए इधर वाले तो आपके धनात्मक हो गए, धन पूर्णांक हो गए, इधर वाले आपके ऋणात्मक हो गए। तो ये 0 क्या है? 0 आपका एक पूर्णांक ही है। याद रखिए 0 आपका पूर्णांक है, जो ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, परंतु एक पूर्णांक है। ठीक है। प्रश्न आपसे किया जाएगा कि क्या 0 आपका एक पूर्णांक है, तो आप कहेंगे हाँ, यस, 0 इज ए इंटीजर। 0 एक पूर्णांक है जो ना तो धन है और ना ही ऋण है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है। अब देखिए अगर हम पूर्णांकों को ही डिवाइड करें, जैसे हम लोगों ने पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, हम लोगों ने प्राकृत संख्याएं पढ़ी हैं, तो अगर पूर्णांकों को आप डिवाइड करना चाहें तो कैसे इन्हें डिवाइड करेंगे? देखिए पूर्णांक में आपके पास क्या हुए? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसमें आपके पास पूर्णांकों को आपने दो हिस्सों में तोड़ लिया। पहला आपका हुआ, इधर वाले जो हुए ये सब आपके हैं ऋण पूर्णांक। ठीक। 0 से इधर वाले जो ये हुए आपके, ये सारे हैं आपके धन पूर्णांक।
धन पूर्णांक में से अगर जीरो सहित आप लें तो आपके कहलाते हैं, ये देखिए इसमें से अगर मैं जीरो के साथ में 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये ले लूं तो ये कहलाती है आपकी पूर्ण संख्याएं। और इसी तरीके से अगर जीरो को छोड़ दिया जाए इसमें से, ये क्या हुआ आपके पास 0 प्लस में धन पूर्णांक, यानी कि आपने धन पूर्णांक लिए और उसके साथ में 0 ले लिया तो आपकी बन गई है पूर्ण संख्याएं। और यदि आपने केवल धन पूर्णांक लिए तो वे आपकी होंगी प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि काउंटिंग नंबर आपके ये हो जाएंगे। देखिए पूर्णांकों से ही निकल के आपका प्राकृत संख्याएं भी आ गई, पूर्णांकों से ही निकल के आपका पूर्ण संख्याएं भी आ गई। धन पूर्णांक और उसके साथ अगर 0 ले लें तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्णांकों को नंबर लाइन पर हमने दिखाना सीख लिया है। देखिए नंबर लाइन को आप ऐसा ही नहीं कि आप हॉरिजॉन्टल ही बनाएं, आप लेटी हुई ही बनाएं, आप इसे वर्टिकल भी बना सकते हैं, अप एंड डाउन भी बना सकते हैं, ऐसे वर्टिकल ऊपर नीचे, यहां बीच में 0 ले लीजिए, ऊपर आपका +1 2 3 4 और नीचे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नंबर लाइन को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम सीधे सीधे प्रश्नों पर, आपकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है आपकी 3.1। इसमें साथ के साथ आपको एक चीज और बताते चले, प्रत्येक पूर्णांक आपने देखा नंबर लाइन पर 0 से अगर इधर +1 है तो उसके साथ -1 भी है, अगर प्लस का 2 है तो उसके साथ माइनस का 2 भी है, अगर प्लस का 3 है आपके पास तो उसके साथ माइनस का 3 भी है। तो यानी कि हर धनात्मक पूर्णांक पर संबंधित एक ऋण पूर्णांक है, उसके सामने माइनस लगाकर आप ऋण पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर इन्हें पेयर वाइज हम लें जोड़ों के रूप में तो ये कहलाते हैं एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि हमें कोई भी एक नंबर ऐसा चाहिए, x कोई भी एक पूर्णांक है आपके पास, कि इसमें जोड़ने के पश्चात मुझे दूसरा एक पूर्णांक ऐसा चाहिए कि जोड़ने के पश्चात इसमें शून्य प्राप्त हो जाए। मैं आपको कहूं कि 5 है आपके पास, तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम अर्थात एक ऐसी संख्या मुझे चाहिए कि इसमें जोड़ने के पश्चात मुझे शून्य प्राप्त हो जाए। तो क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, मुझे -5 जोड़ना पड़ेगा जिससे ये 0 प्राप्त हो जाए। माइनस की प्लस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 घटेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जो ये पेड़ आपके बनाए हैं ये एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम भी हैं। ठीक है, तो हर धनात्मक पूर्णांक का एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, हर ऋणात्मक पूर्णांक का एक धनात्मक पूर्णांक होता है जो उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। शून्य का कोई भी धन या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, कोई भी योगात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। शून्य खुद का ही योगात्मक प्रतिलोम होती है, यानी कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम भी शून्य ही होगा। चलिए अब प्रश्नों पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 देखिए, पहले ही प्रश्न में आपको एक टेबल दे रखी है और टेबल में आपसे मिसिंग टर्म्स पूछे जा रहे हैं। जो आपके छूटे हुए पद हैं वे आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पहले ही प्रश्न की बात करते हैं। पहले प्रश्न में आपको दे रखा है 19, उसके साथ में दे रखा है आपको 7, फिर आपको दे रखा है 23 और साथ में दे रखा है 11, फिर आपको दे रखा है 25, साथ में 13, फिर आपको दे रखा है 29 और साथ में दे रखा है 17, फिर -29 और साथ में -17। आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपको दे रखा है -25 और इसके साथ में मिसिंग है आपको, ये आपको बताना है। फिर आपको दे रखा है -23, साथ में दे रखा है 11 और लास्ट में आपको दे रखा है -19 यानी कि 19 माइनस के और माइनस के ही
7। ठीक है, अब देखिए इनमें रिलेशन देखिए, रिलेशन क्या है कि अगर 19 में से मैं 7 को घटाता हूं तो यहां पर आपका बचता है 12। इसी तरीके से 23 में से घटाता हूं तो यहां पे भी बचता है आपका 12। घटा के देखिए इन्हें सबको, इसे घटाते हैं तो भी बचता है 12, इसे घटाते हैं तो भी बचता है 12, इसे घटाते हैं, घटाने पर क्या होगा, इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, इसका अंतर यानी कि, ठीक है, तो यहां पर आपके पास जब इनका अंतर लेके चलेंगे तो वो भी आपके पास आ रहा है 12। ठीक, तो 12 का डिफरेंस इनके बीच में आपको दे रखा है, यानी कि इसमें -12 का डिफरेंस दे दिया आपको, यहाँ +12 था, -12 था। ऋणात्मक संख्याओं के बीच में -12 का डिफरेंस दे रखा है और धनात्मक संख्याओं के बीच में +12 का डिफरेंस दे रखा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, -23 और -11 के बीच में -12 का डिफरेंस है, इसी तरह यहाँ पर भी -12 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर -25 है, कौन सी संख्या ऐसी रखूं, माइनस के हैं तो माइनस का ही डिफरेंस 12 आपको चाहिएगा, तो कौन सी संख्या यहाँ पर ऐसी रखूं कि आपका डिफरेंस -12 आ जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे -13 रखता हूं तो -25 और -13 के बीच का डिफरेंस वही -12 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर रखा कौन जाना है आपका -13। ठीक, करने का तरीका ये भी है आपका, अगर डायरेक्टली आप नहीं पहचान कर पा रहे हैं तो आप इसे समीकरण के रूप में भी हल कर सकते हैं। यहां पर आप एक अननोन नंबर x रखिए, तो मुझे चाहिए था -25, ठीक, और अंतर लेना है मुझे किसके साथ में, x के साथ में, यानी कि x अगर उसमें से घटाऊं तो मुझे -12 मिल जाना चाहिए, ये मुझे इसमें चाहिए। तो क्या करेंगे हम कि इस संख्या को बराबर से दूसरी तरफ लेके जाइए, इधर तो -x रहेगा आपके पास, बराबर से दूसरी तरफ जाते ही पूर्णांक का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर -12 रखे थे और जैसे ही बराबर से दूसरी तरफ लेके चले गए तो ये आपके +25 हो गए, इधर माइनस के थे, उधर जाने के बाद ये प्लस के हो गए। तो -x बराबर -12 है और +25 है। ठीक, तो कितना अंतर आया आपके पास, 13। ठीक है, अब ये माइनस इधर इसकी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, अगर माइनस का x बराबर 13 है तो x बराबर आपके पास -13 हो जाएगा। ये समीकरण आपको आगे की क्लासरूम में मिलेगी जाके, तो इससे भी आप इसे हल कर सकते हैं और यहाँ पर आपका -13 ही आपको प्राप्त होगा। वैसे तो आप जनरली वैसे सोच के इनके बीच का जो डिफरेंस है वो देख के आप इसमें रख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न भी आपको एक टेबल ही दे रखा है, इसमें आपको दिया गया है, देखिए सबके बीच में जो कॉमन रिलेशन है वो आपको टेबल को देख के ही ढूंढना पड़ेगा। आपको दे रखा है इस टेबल में माइनस के साथ है और उसके साथ आपको दे रखा है 5, फिर 25 दे रखा है, उसके साथ में आपको दे रखा है -8, फिर आपको 7 दे रखा है और नीचे हो गया -5, फिर आपको -25 दे रखा है, इसके साथ में दे रखा है आपको 8, फिर आपको -13 दे रखा है, उसके साथ में दे रखा है 11 और फिर 31 दे रखा है, उसके साथ में दे रखा है -14, फिर आपको 13 दे रखा है और उसके साथ में दे रखा है -11 और फिर -31 दे रखा है और यहाँ पर आपका ये अननोन है, आपको बताना है कि क्या इसके अंदर रखा जाएगा। अब देखिए पेयर पे ध्यान दीजिए, -7 के साथ 5 था तो 7 के साथ क्या हो गया -5, चिन्ह को परिवर्तित कर दिया है आपने। ठीक, ऊपर वाला चिन्ह नीचे लेके आए हैं, बदल के आए हैं। इसी तरीके से ध्यान दीजिए इस वाले पेयर पर 25 था, -8 था, ऊपर माइनस को ले गए तो नीचे प्लस का 8 हो गया, इसका भी जोड़ा मिल गया आपको यहाँ पे। ठीक, इसी तरीके से -13 था तो 11 और 13 हुआ प्लस का तो यहाँ पर -11, इस वाले का भी जोड़ा आपको प्राप्त हो गया। तो अब देखिए पेयर किसका बचा हुआ है, प्लस के 31 था, माइनस के 14 था। अब ये माइनस अगर आपने ऊपर भेज दिया है तो नीचे क्या रह गया, प्लस के 14, तो इस रिक्त स्थान में आपके पास +14 आ जाएगा।
तो इस तरीके से ये जो आपके मिसिंग टर्म्स वाले क्वेश्चन है, तो इन टेबल्स में आपको रिलेशन को ढूंढना पड़ेगा कि कर क्या रखा है इन्होंने। कोई वैसा लॉजिक नहीं है इसमें, कोई सूत्र नहीं है इसमें, बस लॉजिक आपको ढूंढना है अपने दिमाग से सोच के कि क्या इसके अंदर लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरे प्रश्न में आपको कुछ संख्याएं, कुछ नंबर्स, कुछ पूर्णांक आपको दे रखे हैं और उन पूर्णांकों को निर्देशित किया गया है कि इन्हें आप एक मानक मानकर एक पेपर के ऊपर आपको नोट करना है, उन्हें दिखाना है कि कहां पर है। इसने कहा है निम्नलिखित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए, पूरब की धन दिशा और समुद्र तल की ऊंचाई को धन दिशा मानकर चलिए। जैसे आगे आप अगली कक्षाओं में जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। ग्राफ पेपर पे इस तरीके के प्रश्न करने होते हैं, पर यहाँ पर आपको क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, ये तो आपकी पूरब और पश्चिम कहा गया है कि धन दिशा को यहाँ पूरब मान के चलिए, इधर वाली दिशा को, ये तो 0 आपके पास हो गई, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये इधर ऋण होगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये जो बीच में है ये आपको एक वर्टिकल लाइन भी समुद्र की ऊंचाई को कहा गया है, समुद्र तल की ऊंचाई को वर्टिकल लाइन इसका मतलब है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरीके से, नीचे -1 -2 -3 -4 और ये इस तरीके से हमें बना देना है। और ये आपका यहाँ पर मूल बिंदु हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब सारी काउंटिंग जो भी आपको करनी है, जो भी पॉइंट आपको निरूपित करना है, वो यहां से चल के करना है, ठीक है। सबसे पहले इसने कहा है शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। शून्य से नीचे, शून्य तो ये है आपके पास, इसके नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। तो 4 आप यहां पहुंचे, शून्य से नीचे अगर चलेंगे तो 1 2 3 और ये 4, तो माइनस के 4, ये आपके पास हुआ -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक। दूसरे प्रश्न में आपको कहा गया है 7 कदम पूरब की ओर। पूरब क्या मान रखा है आपने, इधर आपको डायरेक्शन का पता ही है, डायरेक्शन कैसे मापी जाती है आपकी, कैसे मेजर की जाती है, उनका आपने नक्शा जो देखा होगा भूगोल में, उसमें भी आपका हमेशा ऐसे ही होता है कि ये साइड तो आपकी पूरब है, ये वाली साइड आपकी पश्चिम है, ये वाली उत्तर होती है और ये वाली दक्षिण होती है। तो पूरब वाली साइड को इसने पॉजिटिव कहा था कि धनात्मक मान के चलिए। तो यहाँ पे 5 फिर 6 और फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब इसने कहा है 7 कदम पूरब की ओर, तो पूरब इधर है आपके पास, 7 कदम चलिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये यहाँ पर 7 कदम पूरब की ओर, यानी कि सेकेंड पार्ट इसका हो गया जो क्वेश्चन का आपको दिया गया था, 7 कदम पूरब की ओर। ये है आपका प्रश्न नंबर 3। ठीक। इसके बाद भी इसने कहा है रुपए 3.28 की हानि। हानि का मतलब होता है नुकसान, नुकसान का मतलब माइनस, ठीक है। जब भी आप कुछ दे रहे होंगे आपको हानि हो रही होगी, ठीक, या आपका डिस्काउंट दे रहे हो तो वो आपका हमेशा माइनस में चलता है। तो यहाँ पर हानि माइनस के 3.28, ये आप इधर को भी ले सकते हैं और ये नीचे को भी ले सकते हैं, यानी कि माइनस की साइड में आपको चलना है, चाहे नीचे चलिए चाहे इधर को चलिए। तो हम इधर चलते हैं, माइनस में 3.28, तो 3 तो यहाँ पर पूरे हो जाएंगे आपके, और 0.28 यहाँ बीच में कहीं पड़ेगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं माइनस में 3.28। माइनस चिन्ह आपका हानि को दर्शा रहा है, तो ये रुपए 3.28 हो गए। नेक्स्ट कहा है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। अब यहाँ पर आपको यहाँ से 18 मीटर चलना है, तो इसे आगे तक बढ़ा दीजिए, -4, पश्चिम इधर ही तो पड़ेगा आपके पास, क्योंकि पूरा आपने उधर मान रखा है। तो यहाँ पे -4 फिर -5 इसी तरीके से चलते चले जाएंगे, और यहाँ पर कहीं पर -18 पड़ेगा, ये आपके पास पश्चिम की ओर हो जाएगा। ये आपका पार्ट हो गया 4th, ये 4th पार्ट का आंसर आ जाएगा, ये भी नोट कर देंगे यहाँ पर।
अंतिम में कहा गया है कि समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई पर, समुद्र तल से 1000 मीटर। अब देखिए 1000 तो इसमें बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो हम यहीं पर इन्हीं पर नोटेशन कर सकते हैं। ये 100 मीटर के लिए, एक जो है ये 200 मीटर के लिए, ये 300 मीटर के लिए, इसी तरीके से 400, 500, 600, 700 और यहां पर कहीं पर जाकर ऊपर 1000 मीटर का नोटेशन आप कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर, इसका जो 5th पार्ट था ये। तो इस तरीके से एक आपको ये पेपर पे ड्रॉ करके और आपको उसमें नोटेशन करनी है, दिखाना है कि कौन सा पॉइंट कहां पे पड़ रहा है, ठीक है। ये पूर्णांकों की नोटेशन है आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइनों पर। एक ऊर्ध्वाधर लाइन है, खड़ी लाइन है, और एक पड़ी हुई लाइन है। एक क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, दोनों पर नोटेशन आपको करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चौथे प्रश्न में देखिए आपको दिया गया है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए योगात्मक प्रतिलोम के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आप पूर्णांक लेके चल रहे हैं, अगर धन पूर्णांक ले रहे हैं तो उसका विपरीत चिन्ह उसके सामने लगा दीजिए, माइनस सामने लगा दीजिए, और अगर आप ऋण पूर्णांक लेके चल रहे हैं तो उसका प्लस कर दीजिए, तो वो उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। जैसे अभी पेयर बना के आपको दिखाए थे मैंने नंबर लाइन पे। तो प्रश्न नंबर 4 की बात कर रहे हैं। 4 में सबसे पहले पूछा है 9 का प्लस 9 का योगात्मक प्रतिलोम। फर्स्ट में योगात्मक प्रतिलोम, ये आपके पास हो जाएगा। मैंने कहा चिन्ह को परिवर्तित कर दीजिए, अगर प्लस है तो इधर माइनस लगा दीजिए, संख्यात्मक मान वही रहेगा, ठीक है। पूर्णांक का केवल चिन्ह परिवर्तित आपको करना है, वो उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड में इसने कहा है हमें -21, तो -21 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आपको चिन्ह परिवर्तित कर देना है, तो प्लस के 21 हो जाएगा। फिर थर्ड में आपको कहा गया है प्लस के 39, तो इसका अगर योगात्मक प्रतिलोम आपको निकालना है तो क्या करना है, केवल चिन्ह परिवर्तित करना है। और इसी प्रकार से बाकी के पार्ट भी आप कर सकते हैं, केवल चिन्ह परिवर्तित करके वो उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब मैंने आपको बताया था कि जोड़ने के बाद अगर इसे और इसे हम जोड़ते हैं तो आपको शून्य प्राप्त होगा। देखिए +21 को और -21 को जोड़ेंगे तो शून्य आपको प्राप्त होगा, -39 + 39 को अगर जोड़ेंगे तो शून्य प्राप्त होगा। तो आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जो जोड़ने के बाद शून्य ला दे, तो वो आपका कहलाता है योगात्मक प्रतिलोम। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 5वें प्रश्न में आपको दिखाया गया है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो जैसे आपको अभी हमने प्रश्न नंबर 3 कराया था, उसी तरीके से संख्या रेखा बनाएंगे और संख्या रेखा बनाकर उस पर ये पूर्णांक आपको प्रदर्शित करने हैं। 5वें प्रश्न में संख्या रेखा बनानी है, इसी तरीके से बीच में 0 लेके चलना है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, -1 -2 -3 इस तरीके से, ये इधर ऋणात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 0 से इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले कहा गया है प्लस के 4, तो प्लस के 4 कहां है आपके पास, ये रहा +4। जो 0 से दाहिनी तरफ है वो प्लस चलेंगे और जो बाईं तरफ है वो माइनस के आएंगे। फिर कहा है -9 देखिए, इधर 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास हो गया -9। तो इस प्रकार से आपको ये संख्या रेखा पर ये सभी अंक, ये जो आपको पूर्णांक दिए गए हैं, सभी को आपको प्रदर्शित करना है। आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। छठे प्रश्न में आपको दे रखा है पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर। अब की बार आपको एक वर्टिकल लाइन दे रखी है, ऊर्ध्वाधर लाइन दे रखी है, इसके
बीचों बीच यहाँ पर 0 दे रखा है, फिर डॉटेड दे रखे हैं आपको, ठीक, और नीचे भी इसी तरीके से। देखिए सबसे पहले यहां पर तीसरे नंबर पर आपको दे रखा है सी, फिर पांचवें नंबर पर आपको दे रखा है डी, फिर इसके ऊपर आपको दे रखा है एल, और फिर इसके ऊपर आपको दे रखा है यहां +7 पर ए दे रखा है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे 0 से इसी प्रकार से नीचे तीसरे नंबर पर 1 2 3 पर यहां आपको दे रखा है बी, 4 5 पर आपको दे रखा है के, और फिर इसके बाद आपको दे रखा है एम, फिर आपको दे रखा है ई। नेक्स्ट पॉइंट पर अब आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर अंक अंकित कर देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 और ये प्लस के साथ, ये सब प्लस के हैं, 0 से ऊपर वाले और 0 से नीचे वाले माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5 -6 के साथ। अब जो भी ये प्रश्न कर रहा है हम इस चित्र को देख के उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले क्या पार्ट में इसने कहा है प्रश्न नंबर 6 के कि a बिंदु +7 को 7 है तो कौन सा बिंदु -7 पर है। -7 के देखिए नीचे की तरफ कौन है, e, ठीक है। तो -7 को कौन डिनोट कर रहा है, e, इसका उत्तर हो गया। ख पार्ट पे आइए, ख में आपसे पूछा जा रहा है बिंदु b किस पूर्णांक को निरूपित करता है। देखिए बिंदु b ये रहा, किस पूर्णांक को निरूपित कर रहा है, -3 को। b निरूपित कर रहा है किसे, -3 को। गैर पर आइए, गैर प्रश्न में ये पूछ रहा है आपसे बिंदु b का विपरीत बिंदु बताइए। विपरीत बिंदु यानी कि इसके अपोजिट। देखिए -3 है तो आपको +3 ढूंढना है, +3 पर कौन है, c है आपके पास, तो b का अपोजिट कौन हो गया, c हो गया, और c का अपोजिट b हो गया जो +3 पर है। इसके बाद आइए घ पार्ट पर। घ पार्ट में कहा है DAL से निरूपित पूर्णांक लिखिए। सबसे पहले d से देखते हैं, फिर k का बताना है आपको, और फिर l का बताना है। तो उस नंबर लाइन पर देखिए और देखिए d कितने पर है, d किस पर है, 5 पर। यहां पर d है आपके पास +5 पर। k की बात करते हैं, k कितने पर है, -5 पर। फिर l पूछा है तो l देखिए कितने पर है, +6 पर। अंतिम भाग इसका, अंतिम भाग में आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदु DAL के विपरीत बताइए। d का विपरीत बताना है आपको। d कितने पर था, 5 पर था, तो -5 पर देखिए कौन है, -5 पर कौन है, k, तो विपरीत कौन हो गया इसका, k। फिर आपसे पूछा गया है k का विपरीत, ये आपने बता ही दिया, k का विपरीत आपका d हो जाएगा, d का विपरीत k है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है साथ के साथ कि l का विपरीत बताइए कौन है। l कितने पर है, +6 पर है, और -6 पर कौन है, m है, तो l का विपरीत कौन है, m है, और m का विपरीत l है, ठीक है। तो ये विपरीत बिंदु आपने इसमें दर्शा दिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। 7वें प्रश्न में आपको दिया गया है कि निम्नांकित के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। इनके बीच आने वाले जो 2 नंबर्स आपको दे रखे हैं, इनके बीच में आने वाले सभी इंटीजर्स आपको लिखने हैं, सभी पूर्णांक लिखने हैं, चाहे धन आते हो चाहे ऋण आते हो। सबसे पहला देखिए 7वें का कै पार्ट। आपको कहा गया है कि -2 और +3 इसके बीच में जितने भी पूर्णांक आपके आते हैं वे लिख लीजिए। अब -2 से बड़ा पूर्णांक कौन होगा, -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, फिर 2 और फिर ये आपका 3 हो गया। तो इसके बीच में यही पूर्णांक आपके आ रहे हैं, ठीक है। -2 से बड़ा 1, आप नंबर लाइन को भी देख सकते हैं, नंबर लाइन से भी आप इन्हें बता सकते हैं। देखिए 0 है,
1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से इधर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से इधर ये 1 2 3 4 5 6 7 ये तो पॉजिटिव हो गए। इसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये हो गए। तो अब आपको -2 से लगाकर 3 तक देखना था, तो -2 से लगाकर 3 तक देख लीजिए। इसके बीच में कौन पड़ रहा है, ये, और यही हमने यहाँ पर लिखे हैं। दूसरे में आइए ख पार्ट में। ख पार्ट में ये कह रहा है कि 0 से 6 के बीच में, 0 से 6 के बीच में लिख लीजिए जो आ रहा है नंबर लाइन पर, 0 से 6 के बीच में कौन है, 1 2 3 4 और 5, ये इसके 0 से 6 के बीच में। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर आप देख सकते हैं कि इन पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक कहां से कहां तक पड़ रहे हैं। तो ये नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन के बाद आप बता देंगे देख के कि इनके बीच में कौन कौन पड़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ये हमने देखिए बढ़ते हुए क्रम में ही लिखा है। ये प्रश्न आपका बिल्कुल सेम यही जो 7वां प्रश्न था, हमने इसके बीच में जो पूर्णांक लिखे हैं ये सब बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ये आपका आरोही क्रम होता है। यहां पर भी देखिए 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, ये हमने आरोही क्रम में ही लिखा है। तो इसी तरीके से जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 2 और 5 के बीच में, तो नंबर लाइन को देखिए और देखिए 2 से 5 के बीच में आरोही क्रम में कौन आ रहा है, 3 और 4। इसी तरीके से -4 और 0 के बीच में, -4 और 0 के बीच में, तो नंबर लाइन देखेंगे -3 -2 -1, ये आपका आरोही क्रम हो गया। बढ़ते हुए क्रम में पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में आपको दे रखा है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान क्या होता है देखिए, प्रश्न नंबर 9, निरपेक्ष मान आपका होता है कि ये आपके दो, जैसे कि क्या पार्ट है आपका, समझिएगा इसे थोड़ा सा। निरपेक्ष मान के लिए ये दो वर्टिकल लाइनें इसके साइड में खींची जाती हैं और इसके बीच में कोई भी पूर्णांक आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो निरपेक्ष मान आपका होता है कि इसके पास में चाहे कुछ भी चिन्ह हो, हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ये संख्या चाहिए। तो संख्या क्या है आपके पास, 13, ये आपके पास निरपेक्ष मान हो जाता है। हमें चिन्ह को छोड़ के चलना होता है, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है। ठीक है, तो बाहर जो संख्या निकल के आएगी वो हमेशा धनात्मक ही आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार से ख आपको दे रखा है मोड के अंदर, मॉडुलस भी बोलते हैं आप इसे, निरपेक्ष मान को मोड बोलते हैं इन्हें, तो 12, और इसका मान क्या होगा 12। हमें केवल संख्या लेनी है, क्या बोलते हैं इसे, मोड, MODE, मॉडुलस बोलते हैं वैसे तो, पर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मोड बोल देते हैं, मॉडुलस। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलेंगे हम मोड। इसी तरीके से -37 का 37 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, -47 का 47 हो जाएगा और 101 का 101 ही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। 10 में आपको कथनों की पहचान करनी है, बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। सबसे पहला ही प्रश्न है आपके पास, क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। नंबर लाइन पर देखिए सबसे छोटा कौन है, मैंने आपको कहा नंबर लाइन, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है नंबर लाइन, जो इसे समझ गया वो संख्या पद्धति को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो इस वजह से नंबर लाइन को समझना बहुत जरूरी है। 0 है, 1 2 3 4 इधर को है, ये तो बढ़ता हुआ है इसका, घटता हुआ -1 -2 -3। तो ये कह रहा है कि सबसे छोटा 0 है, नहीं इससे छोटा तो -1 भी है। फिर हम कहें -1 सबसे छोटा, नहीं उससे छोटा -2 भी है, -2 से छोटा -3 है, फिर -4 है, -5 है, हमें नहीं पता कहां तक जाना है। तो सबसे छोटा पूर्णांक कौन है, नहीं पता हमें, -∞ तक, यानी कि वो माइनस के अनंत तक जा सकता है। तो ये कथन आपका असत्य है। पहला कथन क्या हुआ आपके पास, असत्य। ख पार्ट पर आते हैं। शून्य का विपरीत नहीं होता, यानी कि उसका योगात्मक प्रतिलोम
या विपरीत चिन्ह के साथ, जैसे हमने आपको बताया था योगात्मक प्रतिलोम में कि अगर आपके पास प्लस का 3 है तो योगात्मक प्रतिलोम उसका माइनस के 3 हो जाता है, यानी कि विपरीत पूर्णांक आपका वहां पर उपस्थित होता है। तो जीरो का कोई विपरीत नहीं होता। आपने संख्या रेखा पर देखा भी है कि जीरो जीरो ही रहेगा बीच में। 1 का -1 है, 2 का -2 है, 3 का -3 है, सबका विपरीत पूर्णांक है, परंतु जीरो का कोई नहीं है। तो ये कथन आपका सत्य है। फिर कहा गया है कि -17 बड़ा है -5 से। तो क्या ऐसा संभव है? अगर आप संख्या रेखा को आगे तक बढ़ाएं, आप देखेंगे कि -17 बाईं तरफ पड़ रहा होगा और -5 दाहिनी तरफ पड़ रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि संख्या रेखा पर जो भी अंक दाहिनी तरफ पड़ेगा या जो भी पूर्णांक दाहिनी तरफ पड़ेगा वो हमेशा बड़ा होता है। तो -5 तो दाहिनी तरफ पड़ रहा है, तो ये आपको गलत दे रखा है। -5 वास्तव में बड़ा है 17 से। ये चिन्ह आपको जो दे रखा है 10वें के गैर पार्ट में, इसने कहा है -17 बड़ा है। जिधर की तरफ ये 2 लाइनें हैं, इसका मतलब ये बड़ा है, और जिसकी तरफ ये तीर का निशान है उसका मतलब वो छोटा है। तो ये आपको असत्य दे रखा है। वास्तव में होता क्या है? वास्तव में होता है कि -5 बड़ा है -17 से। ये वाला आपका लॉजिक सही है, ये आपको गलत दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट पे आते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए, 3 लीजिए, 3 का योगात्मक प्रतिलोम कौन होगा? -3। ठीक है, चिन्ह तो विपरीत करना था। तो -3 में और 3 में कौन बड़ा है? 3, क्योंकि दाहिनी तरफ बढ़ रहा है तो 3 आपका हमेशा ही बड़ा होगा। तो जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो अपने विपरीत पूर्णांक से हमेशा ही बड़ा होगा, या जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो अपने योगात्मक प्रतिलोम से, क्योंकि वो माइनस में आपको प्राप्त होना है, उससे हमेशा ही बड़ा होगा। नेक्स्ट, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ये गलत दे रखा है, क्योंकि ऋणात्मक तो बाईं तरफ हो गया। अब ऋणात्मक अगर बाईं तरफ हो गया, उसका योगात्मक प्रतिलोम कहाँ होगा? दाहिनी तरफ होगा 0 से। तो ये आपका बड़ा हो ही नहीं सकता, बड़ा तो फिर आपका धनात्मक होना है। तो ये कथन आपका असत्य है। 6 पार्ट पे आइए, शून्य एक पूर्णांक नहीं है। गलत है। आपको पहले ही बताया मैंने कि शून्य एक पूर्णांक है जो ना तो धन है और ना ही वो ऋण है, परंतु एक पूर्णांक है। 6 पार्ट पे आइए, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही है। बिल्कुल सही है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम खुद में शून्य ही होता है, उसका कोई विपरीत पूर्णांक नहीं होता। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम भी खुद में शून्य ही होगा। शून्य में शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य ही आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार बच्चों ये आपकी प्रश्नावली पूर्ण होती है। इसे अच्छी तरीके से वीडियो को बार बार देखें, पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए आपकी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।